जय हिंद। देखिए, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ का जो निचला एरिया है इसमें 4 प्रमुख जिले सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, ये जिले को मिला के बस्तर डिवीजन बनता है। यहाँ पहाड़ी एरिया है, दंडकारण्य पहाड़ियाँ हैं सब यहाँ पे, और बहुत ही घने जंगल है। इन घने जंगलों में अप्रैल से जून का महीना जो पतझड़ का महीना होता है, तो इसमें पेड़ पौधों की पत्तियाँ गिर जाती हैं, जिससे हमारे CRPF, कोबरा कमांडो जो आगे डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, उनकी मूवमेंट पर नक्सली नज़र रख सकते हैं और उन्हीं पर अचानक हमले करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। हमेशा से पतझड़ के मौसम में उनके हमले बढ़ जाते हैं और इसमें 22 जवान शहीद हो गए, बहुत जख्मी हो गए थे। ऐसा हुआ था एक्चुअली 20 मार्च से ही हमारे CRPF के कमांडो, कोबरा कमांडो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उन लोग का एक संयुक्त जो ऑपरेशन चल रहा था वो 20 मार्च से ही चल रहा था। इसी में हमारे सैनिक जाते थे। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो सैनिक होते हैं या कोबरा कमांडो, वो अटैक कब करते हैं सब, जब उन्हें सूचना मिलती है अपने मुखबिरों के द्वारा, या फिर वो रेडियो जो कम्युनिकेशन होता है उन्हें इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो रेडियो पे ही नक्सली भी बात करते हैं, ये लोग भी बात करते हैं, कभी कभी इंटरसेप्ट कर लेते हैं, तो उनकी सूचना मिल जाती है। तो हमारे कमांडो जो उन पर गए थे छापा मारने, बट वहाँ कोई मिला नहीं। तो लौटने के वक्त में इन लोग को ड्रोन जो थे, इनका जो ड्रोन होता है भारतीय, जो भारत के पास कोई भी ड्रोन अभी हमलावर ड्रोन नहीं है। हमलावर ड्रोन की अभी डीलिंग हो रही है, हो जाएगा तब होगा। तो उस पर इन लोग को खबर आने लगा कि भाई नक्सली इन्हें चारों ओर से घेर रहे हैं। वो यू शेप में इन्हें घेर रहे थे नक्सली, इन्हें चारों दिशा से। तो हमारे जो कमांडोज थे वो फंसते जा रहे थे सब। इन्हीं में से अचानक जब हो गया तो इन्होंने अम्बुश लगा दिया। अम्बुश क्या होता है? टेक्निकल वर्ड होता है। जिस तरह से किसी जगह पे जासूसी करने को फौज में टेक्निकल भाषा में पेट्रोलिंग करते हैं, उसी तरह अचानक हमला करने को अम्बुश कहते हैं। और यह हमला बहुत खतरनाक था। इसमें 2 खतरनाक हथियारों का यूज किया गया। आरपीजी होता है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड होता है, और अंडर ग्रेनेड लॉन्चर होता है। वो इनडायरेक्ट फायर करते हैं। इन्हें फायर करना भी आसान होता है। पहले क्या था, इनका रेंज 400 मीटर है, तो 400 मीटर गोली से अगर गोली मारेंगे तो 400 मीटर जो निशाने पे आएगा वही लगेगा। बट ये जहां जाता है 400 मीटर तो वहां जाता है, उसके बाद ब्लास्ट करता है। तो 11 मीटर के दायरे में तो जो रहेगा वो डायरेक्ट हिट करेगा। उसके बाद भी इसके स्प्लेंडर यानी इसके जो बाहर के छर्रे होते हैं उससे जख्मी हो जाता है कई सैनिक। तो इसका प्रयोग किया गया, यही सबसे ज्यादा घातक पहुंचाया इस हमले में। देखिए, जो आरपीजी होता है, इसका जो राउंड यानी जो गोला होता है जिससे बढ़ के मारा जाता है, वो एक खुद में रॉकेट होता है। इस साइज के इतने बड़े रॉकेट को इसके अंदर भरा जाता है, और इसके अंदर भरने के बाद इसे लॉक कर दीजिए। इसे चलाना काफ़ी सिंपल होता है, छोटा सा हथियार होता है, लेकिन ये ब्रस्ट फायर बहुत तेज, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे एग्जॉस्ट करता है यहाँ पर, और आगे जाने के बाद बहुत ज़्यादा डैमेज करता है ये इसको फायर करने के बाद। और इसे ईजी टू केयर होता है। जंगलों में ये आतंकवादी और टेररिस्ट के लिए बहुत तगड़ा काम करता है ये। इसे लोड करना भी काफ़ी सिंपल होता है। लोड करने के बाद तुरंत एम लगा के इसे आराम से कंधे पे रख के फायर किया जा सकता है, बट इसके पीछे कोई नहीं रहना चाहिए, वरना उसके ऊपर भी झटका लग जाएगा। इसको 400 मीटर के रेंज में फायर करके किसी भी चीज को पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। इसे ग्रेनेड लॉन्चर में पिस्टल जैसे होता है, उस तरह से इसमें राउंड को भी, जो ग्रेनेड को इसमें भी भरा जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा नहीं है, पोर्टेबल ले जाना है, तो इस तरह से भी भर के आता है, जिसमें अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होते हैं, और भर के उसके बाद ग्रेनेड फेंका जाता है, जो वहां जाके इनडायरेक्ट फायर करता है, ब्लास्ट करता है। तो कोई छुपा हुआ रहता है तो उसे भी लग जाता है। इस लॉन्चर की मदद से ग्रेनेड को बहुत दूर तक लॉन्च किया जा सकता है, जो हाथ से पॉसिबल नहीं है। तो ये दूर तक लॉन्च कर देता है, जिससे कि वहां पे जाके ज्यादा डैमेज करता है ये। इस अम्बुश में हमारे कमांडो जो थे वो घिर गए थे, और जो रीइंफोर्समेंट था, यानी जो इनके मदद के लिए जो फौज बुलानी थी, वो उनको भी पूरी एक्यूरेट लोकेशन नहीं पता चल पा रही थी। तो रीइंफोर्समेंट भी बहुत देर से पहुंची, और इसमें सबसे ज्यादा घातक हो गया कि हमारा जो रीइंफोर्समेंट था ये तो लेट से पहुंचा ही। इनके पास कोई छुपने के लिए बख्तरबंद इस तरह की गाड़ियां भी नहीं थी। हालांकि जंगलों में हर जगह इन गाड़ियों को ले भी नहीं जाया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो दिक्कत हो गया वो हेलीकॉप्टर आई 8 घंटे बाद। अब सोचिए, सीआरपीएफ के पास अपनी हेलीकॉप्टर नहीं है, उन्हें एयरफोर्स से लेना है, तो एयरफोर्स से लेने में काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। तो ये लोग कह रहे थे कम से कम हेलीकॉप्टर उड़ा भी देंगे ना, नक्सलियों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है। तो सीआरपीएफ को खुद सरकार को एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर देने चाहिए, जो पर्सनली सीआरपीएफ के कमांडोज के लिए हो सकता है। जब चुनाव में इतने हेलीकॉप्टर घूमते हैं तो इनके लिए नहीं हो सकता यहाँ पे। तो हेलीकॉप्टर भी बहुत देरी से पहुंचा था, तो इस वजह से उनकी क्षति ज़्यादा हो गई। हालांकि हमारे कोबरा कमांडो बहुत ही वेल ट्रेंड थे, वरना ये क्षति और भी ज़्यादा जा सकती
सकती थी। जब हमारे जवान कुछ शहीद हो गए और जो जख्मी हो गए थे तो ये नक्सली क्या करते थे, उनका हथियार लूट लेते। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनकी बॉडी में ये लोग प्रेशर बम रख देते हैं नीचे, ताकि अगर उनकी बॉडी को कोई हटाएगा तो बम फट जाता है, इसलिए डायरेक्टली हटा भी नहीं सकते हैं लोग, तो इसके लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया जाता है। जितने भी नक्सलाइट थे हमारे शहीदों के हथियार छीन के लेकर भाग गए, क्योंकि उनके पास जो था बहुत ही मॉडर्न हथियार था, तो इन हथियारों को वो लोग छीन के लेकर भाग गए थे। बहुत सारे हमारे जो जवान जो बचे हुए हैं उन्होंने बताया कि जब वो बॉडी को अपने साथी के बॉडी शरीर को नहीं ले जा पाए तो वो लोग जानबूझ के हथियार लेके भाग गए ताकि नक्सलाइट उन हथियारों को न छीन पाए। सब नक्सलाइटों ने हमारे फौजी पे जो हमारे सीआरपीएफ के कमांडो, उनका बुलेट प्रूफ जैकेट निकाल लिया, उनके जूते निकाल लिए थे सब, उनका हेलमेट सब लेके भाग गए सब, ताकि वो नेक्स्ट हमले में काम आ सके सब उन लोगों के। ऐसा सीआरपीएफ के मतलब वहाँ के लोगों का कहना है कि इतना हथियार ले गए हैं सब कि वो इतने बड़े बड़े और 4-5 हमले को अंजाम दे सकते हैं इन्हीं लूटे हुए हथियारों के दम पर। इस घटना से सीख लेते हुए हमें यह करना चाहिए कि जो भी नक्सली ऑपरेशन में जा रहे हैं हथियार, उन हथियारों के अंदर जीपीएस सेटिंग को लगा के रखना चाहिए, ताकि अगर नक्सली उन हथियारों को लूट के लेके जाते भी हैं तो उनमें एक बात का खतरा रहे कि हम ट्रेस हो रहे हैं। इससे हम अपने हथियार को भी रिकवर कर सकते हैं और साथ ही साथ उन नक्सली जो भाग रहे हैं उनके लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हैं। अमेरिका अपने हथियारों को बचाने के लिए, आतंकवादी जब अफगानिस्तान में मारते थे तो उसमें सेल्फ ब्लास्ट एक डिवाइस लगाता था कि अमेरिका जब चाहे तो अपने हथियारों को ब्लास्ट कर सकता था, उसमें एक रिमोट सिस्टम देता था, तो लोकेशन भी ट्रेस हो जाती थी और हथियार भी ब्लास्ट हो जाते थे। तो इस सिस्टम को तो खास करके नक्सल क्षेत्र में लागू करना ही चाहिए। नक्सलियों के आय का जो मुख्य स्रोत है वो लेवी है, यानी चुंगी यानी टैक्स लेते हैं। वहां कोई भी फैक्ट्री रहेगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो उसका 10% वो लोग टैक्स लेते ही लेते हैं, वरना वो आग उग लगा देते हैं, यहाँ जाके जेसीबी जला देंगे सब। वहाँ जितने टेम्पो स्टैंड है या जो भी गाड़ियाँ जाती हैं उस रूट से वो लोग बाकायदा बांस लगा देते हैं, टोल टैक्स वसूलते हैं 10%। यहाँ सवारी के हिसाब से अलग अलग उनका रेट होता है। और उनके पास जो मुख्य हथियार होते हैं वो तो देसी हथियार होते हैं, इनके ज़्यादा रेंज नहीं होते, लेकिन वो हमारे ही सैनिकों के हथियार को लूट के लेके गए रहते हैं, जो उनका मुख्य हथियार बन जाता है, जिसमें यूबीजीएल जो अंडर बैरेट ग्रेनेड लॉन्चर है या फिर AK-47 या इंसास राइफल है, ये जो घातक हथियार है वो हमारे ही कमांडोज के हैं सब। तो इससे सरकार को भी थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। नक्सली जंगल में टेंट लगा के सोते हैं, उनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता, वो किसी एक जगह पे 1 से 2 दिन ही रुकते हैं सब। कहीं पे भी वो जंगल में चलते रहते हैं, जहाँ पे उनका सुटेबल जगह लगा वहाँ वो टेंट लगाते हैं और वहाँ पे वो लोग खाना बनाना चालू करते हैं। उनमें कुछ खाना बनाते हैं तो कुछ वहीं पे पहरेदारी देने का काम करते हैं। तो कुछ वहाँ के जो नक्सलाइट होते हैं वो अगल बगल के गाँव के एरिया में जाते हैं, ज़रूरत का सामान ले आते हैं, या फिर उन्हें जाके जो अपनी बातों को कहना होता है कहते हैं। हर नक्सलाइट के पीठ पे एक बैग रहता है जिसमें उनके ज़रूरत के सामान होते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, कुछ अपने ज़रूरत के सामान होते हैं, हथियार होता है, मैगजीन की गोलियाँ होती है। ये गोलियों का हिसाब बहुत सटीक रखते हैं ये लोग। इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो मतलब नकली गोली पर और गुब्बारों को मार के करते हैं ये लोग ट्रेनिंग। इनकी गोलियों का हिसाब इतना होता है कि एक नक्सलाइट पकड़ा गया था तो उसने बताया था, गिनती के बताया था, मैंने इतनी गोलियां यहाँ चलाई थी, मतलब उसे अपनी गोलियों का भी हिसाब मुझे याद है, क्योंकि इनके पास तो कोई गोली बनाने का कारखाना है नहीं, इन्हें गोलियां इधर उधर से मिल जाती हैं, इसलिए गोली का हिसाब बहुत सटीक रखते हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ में सबसे दुर्दांत नक्सली के नाम से जाना जाता है हिडमा। हिडमा जो है वो यहाँ का बहुत ही खतरनाक है। उसने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, गुरिल्ला उसे कहते हैं जो छापामार लड़ाई करते हैं, मतलब जंगल में छुप गए, अचानक निकले, 10-15 को मारे फिर भाग गए, मतलब इनका कोई फिक्स टारगेट नहीं रहता है, मतलब जैसे मौका मिला उस तरह से ये लोग हमला करते हैं। इसका बटालियन 1 का ये हिडमा कमांडर कहा जाता है। इसके ऊपर सरकार ने 40 लाख रुपए का इनाम रखा। ये 90 के दशक में नक्सली आंदोलन में शामिल हुआ था। यह इतना खतरनाक है कि इसके 4 किलोमीटर के दायरे में नक्सली इसकी सुरक्षा घेरा लगा के रखते हैं। जहां ये रहता है उसके 2 किलोमीटर एक नक्सलियों का घेरा रहता है जो आम नागरिक के भेष में रहते हैं। उसके अंदर 2 किलोमीटर के अंदर में हथियार बंद रहते हैं, फिर 600 मीटर के अंदर में रहते हैं। और जहां ये रहता है हिडमा, वहां पे इसकी सुरक्षा इतनी जबरदस्त है कि पिछले 15 साल से हिडमा का कोई नया फोटो नहीं है। नक्सलाइट ये इतना खतरनाक है कि हमारे सुरक्षा बल इसे पहचानते तक नहीं है। कहीं भी देखेंगे तो इसका यही पुराना वाला फोटो आता है यहाँ पर। इतनी इसकी सिक्योरिटी टाइट रखी गई है। यही जिम्मेदार है, चाहे वो 13 का हमला हो, 17, 19, 20, 21, हमेशा वहाँ पे ये लगातार हमला करते रह रहा है हिडमा। और इसने जो एक हमारे जो सिपाही जो कमांडो कोबरा थे उन्हें गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने इसको रिहा किया गया। हालांकि जो मीडिया में खबर है कि रिहा करने के बदले उसने शर्त रखा है कि ये अपने परिवार के साथ जाएंगे और एक फोटो इन्हें भेजेंगे। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो रिहाई किया गया है इसके बदले में उसने कुंजन सिक्का नामक एक नक्सली की रिहाई के बदले में इन्हें रिहा किया। ये वहाँ के लोकल लोगों का कहना है, क्योंकि यहाँ पर
बहुत सारे लोकल वगैरह जो है उनसे हमारी एक दो लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने ऐसा बताया था। हालांकि जो सरकार की ओर से मध्यस्थता किया था, मतलब नक्सलाइट और सरकार के बीच में जो मध्यस्थता करने का काम किया था वह धर्मपाल सैनी ने किया था। ये विनोबा भावे के शिष्य हैं, इन्हें बस्तर का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने ही मध्यस्थता किया था और नक्सलाइटों ने जनता अदालत लगाई थी, वहाँ हजारों लोग गाँव वालों की उपस्थिति में इनको रिहा किया गया था। नक्सलियों ने वहाँ के लोकल पत्रकारों को धमकी दिया था कि जब तक हम इन्हें यहाँ लाएंगे नहीं तब तक कोई फोटो नहीं खींच सकता है। इसलिए किसी भी न्यूज़ चैनल पे देखेंगे तो आपको एक ही फोटो दिखाया जाएगा कि जब इन्हें वो रस्सियों से खोल रहे हैं, ये नहीं दिखाया जाएगा कि कहाँ से लेके आए और फिर इन्हें छोड़ने के बाद कहाँ चले गए। नक्सली एक एक पत्रकार के बहुत गहन नजर रख रहे थे। नक्सलियों की सबसे बड़ी ताकत होती है ग्रामीणों का सपोर्ट और उनकी खुफिया जानकारी। इनके पास खुफिया जानकारी बहुत ज्यादा रहती है। ये जो होते हैं ग्रामीणों से बहुत ज्यादा अटैच में रहते हैं। नक्सलियों की पृष्ठभूमि को देखते आखिर ये नक्सल शुरू कब हुआ। 60 के दशक में भारत में किसानों की दुर्दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। भारत में जो बाल मजदूर हैं, बेरोजगारी की समस्या अपने चरम सीमा पर थी और इसी सब के बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो गरीब मजदूरों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। इसी सिलसिले में दो प्रमुख कम्युनिस्ट विचारधारा के, कम्युनिस्ट पार्टी के दो प्रमुख नेता थे, कानू सन्याल और चारू मजुमदार। इन लोगों ने 1967 में इस आंदोलन को उग्र रूप दे दिया और जैसे ही इन लोगों ने उग्र रूप दिया ये बहुत विकराल रूप लेता गया और ये दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला है, उस दार्जिलिंग जिला में एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहां से यह उग्र आंदोलन चालू हुआ था। यह आंदोलन केवल और केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ था, भारत में जो असमानता हो रही थी उसके खिलाफ था। वर्तमान में नक्सल आंदोलन जो है यह कम्युनिस्ट का ही एक रोल है, यह अपने खुद के रास्ते से भटक गया है। लेकिन इसकी एक ही है कि भैया ये सरकार के साथ ये कहते हैं कि समानता का भाव रखें। भारत में असमानता किस तरह है आप बस इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारत में एक और तो इतने अमीर लोग हैं कि टोटल भारत का 73% पैसा केवल 1% लोगों के पास है। यानी भारत के केवल 1% ऐसी आबादी है जो कुल पैसे का 73% उन्हीं के पास रहती है। उनके पास हर सुख सुविधाएं हैं, ये भारत का ही सीन है। उनको छुट्टियां मनाने के लिए है, एक से एक रेस्टोरेंट है, पैसा है, बहुत है। लेकिन यही वो भारत है जहां एक तरफ इतनी भयानक गरीबी है जिसका कोई हद नहीं। इसी के खिलाफ लड़ाई है नक्सल की लड़ाई, और ये लड़ाई बहुत आगे चली गई और किसानों को अपने फेवर में ले लेते हैं। अब किसानों की भारत में सुनने वाला है कौन? महाराष्ट्र के नागपुर से हजारों किसान जो थे वो दिल्ली की यात्रा के लिए कूच कर गए। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल पे बैठे बिस्कन्याओं को तो ये समझ में आया नहीं, ये कोई मीडिया नहीं बना। लेकिन वही कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी कुछ बोल देगा तो उसको बहुत ज़्यादा दिया जाएगा तवज्जो। आप देखेंगे यही हाल हो गया दिल्ली बॉर्डर पे, जो सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ जो किसानों का था वो अजीब सिचुएशन में रह गया है। मतलब अब उसे कोई कवरेज ही नहीं दे रहा है, ना ही कोई उसे सीरियस ले रहा है। ये एक समस्या है यहाँ पर। अब नक्सलाइटों को ऐसी ही चीज़ों में एक बहाना मिल जाता है कि देखो भैया सरकार तो तुम्हारा कोई सुन नहीं रहा है, इससे अच्छा तुम हमारे जनता दिन अदालत में आ जाओ, यानी जनता की अदालत में। तो नक्सलाइट लोगों को समझाने में मतलब कामयाब हो जाते हैं ऐसी घटनाओं को देखते हुए। तो ये नक्सलाइटों को जनता के बीच में पकड़ बनाने का एक मौका दे देती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नक्सलाइटों के खिलाफ सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए हैं। जो भी सरकार है पिछले से लेकर अभी तक में कुछ ना कुछ कदम अच्छे उठाए ही हैं। 2008 की बात करेंगे तो भारत में 233 जिले थे जो नक्सल प्रभावित थे। वर्तमान में समय में लगभग 90 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, यानी टोटल 11 राज्य के 90 जिले नक्सल प्रभावित हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि नक्सलाइटों की संख्या घट भी रही है, लेकिन कुछ गलत बात यह है कि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पहले नक्सल समस्या नहीं थी, अब वहां भी नक्सलों को देखा जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो जिले राज्य आते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये मुख्य रूप से प्रभावित है। इसके अलावे भी टोटल 11 राज्य हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ नक्सली होते हैं उस एरिया को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो ये अब एक अर्बन नक्सल शब्द आया है। वो अर्बन नक्सल का मतलब होता है वैचारिक रूप से, जैसे ये यहाँ पे तो हथियार रूप से ये लोग लड़ाई करने लगते हैं, तो वहाँ वैचारिक एक इन लोग को सपोर्ट मिल जाता है कि सहानुभूति के तौर पे कि मतलब गवर्नमेंट अगर गरीबी नहीं दूर करेगी तो ये भी एक तरह से कहिएगा कि अगर असमानता नहीं रहेगी तो ये बस्तर वगैरह वाले एरिया में बहुत ज़्यादा असमानता है। अब ये नक्सल समस्या कितना खतरनाक है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती नक्सल समस्या है। आप एक आंकड़े को देखिए, हम 10 साल का आंकड़ा लिए हैं 2009 से लेकर 2019 तक। ये 10 साल में 2009 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 14 से लेकर 19 तक मोदी जी थे, लेकिन दोनों के एक एक कार्यकाल को हमने इसमें शामिल किया है। इन 10 सालों में जो नागरिकों की मौत हुई है वो नक्सली हमले में 2191 नागरिकों की मौत हुई है नक्सली हमले में, जबकि कश्मीर में जो आतंकवादियों से हमला हुआ है वो केवल उसमें 384 नागरिकों की जान गई है।
यानी नागरिकों की जान लेने में नक्सली ही ज़्यादा खतरनाक है। अब हम बात करते हैं हमारी जो सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं वो कितने शहीद हुए हैं। नक्सली हमले में अब तक 1342 जवान शहीद हुए हैं, ये इतना बड़ा आंकड़ा है। जबकि जम्मू कश्मीर में इन 10 सालों में 2009 से 2019 के बीच में इन 10 सालों में 675 जवान शहीद हुए हैं। यानी यहाँ से देखेंगे तो दोगुना नक्सलियों के मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। बात करते हैं हमलों की, तो नक्सलियों ने इन 10 सालों के बीच में 2045 हमले किए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में जबकि उसको पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन है वहाँ 1850 है। अगर आप देखेंगे तो नक्सली जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं किसी भी तौर पे अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में भी नक्सली समस्या नहीं है। अगर हमले ना हो नक्सली के इतने बड़े बड़े तो लोग भूल जाएंगे भारत में नक्सली समस्या भी है। जबकि आप रियलिटी देखिए जम्मू कश्मीर से ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसे मीडिया उतना तवज्जो नहीं देती है जो उनको और आगे बढ़ने के लिए हौसले दे देते हैं। ये नक्सली हमला बंगाल चुनाव में कहीं ना कहीं धूमिल पड़ता दिख रहा है। हमारे ओर से भी कुछ गलतियां हुई थी जो कि नक्सली हमलों को बढ़ावा दे दिया। 2005 से पहले नक्सली बहुत ज़्यादा हमला नहीं करते थे, लेकिन 2005 में महेंद्र कर्मा नामक एक नेता थे। ये पहले बीजेपी में थे, फिर आके कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में भी ये बहुत बड़े पद पर भी थे। तो ये 2005 में इन्होंने एक आंदोलन चालू किया सलवा जुडूम के तहत इन्होंने ग्रामीणों को हथियार दे दिया। 15-16 साल लड़के 18-18 साल के लड़कों को इन्होंने हथियार थमा दिया और जहां नक्सलाइट मिले वहां मार दो। अब आप बताओ भाई, अगर आप 18 से 20 साल के लड़कों को हथियार दे दो तो नक्सलाइट को ज़्यादा मारेंगे कि अपनी पुरानी रंजिश निकालने लगेंगे। तो ऐसा कई बार देखा गया कि ये नक्सलाइटों को तो मारते थे, नो डाउट ये बात सही है कि सलवा जुडूम में बहुत सारे नक्सलियों को भी मारा गया, लेकिन ये लोग अपनी पुरानी रंजिश में किसी से दुश्मनी है उसे जाके मार दिए। रिपोर्टेड है ये मामला कि बहुत जगह पे ऐसी रेप की भी घटनाएं थी। हम अपने पास से नहीं बोल रहे हैं, ये आपको देखेंगे छत्तीसगढ़ के खुद डॉक्यूमेंट्री में निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मामला उठ के चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को बैन कर दिया, बंद कर दिया। हालांकि सलवा जुडूम में जो थे उन्हें 3000 रुपये महीना सैलरी भी दिया जाता था। बाद में नक्सली हमला 2013 में इतना भीषण हुआ कि उसमें महेंद्र कर्मा की मौत हो गई जो सलवा जुडूम के थे। और इसी सलवा जुडूम के बाद नक्सलियों का जो एक तरह से अंबार लग गया, उन्होंने भी तबातोड़ हमला चालू कर दिया यहाँ पर। नक्सलियों ने भी यहाँ पर, तो एक ये भी थी। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं तो नक्सलियों की मुख्य हमला करने की जिम्मेदारी क्या है कि जो सरकारी योजनाएं आती हैं, आपको भी पता है कि भैया सरकारी योजना ऐसी आती है ऊपरे ऊपरे खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ एक तो सड़क है, हम आरटीआई करके निकाले कि सड़क का पोजीशन क्यों है तो पता चला उसमें हाईवे लिखा हुआ था। मतलब ऐसा सड़क है कि 2 गाड़ी आमने सामने आ जाती तो एक को रुकना पड़ता है तब क्रॉस करती है। अब पेपर वर्क पे वह हाईवे है। इतना खतरनाक करप्शन होता है। तो सरकारी योजनाओं में 2 धांधली होती है। आदिवासी तो अपने उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो पौराणिक मतलब मान्यताओं को अभी भी लेकर है, तो उनका जो शोषण होता है ये दिखाते हैं नक्सली उन लोगों के लिए। जो ठेकेदार होते हैं उल्टा सीधा सड़क बना देते हैं इनके खिलाफ। मीडिया इसमें नक्सलियों के लिए भी हो जाती है। मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने को दिखाने के लिए, जब भी कभी कमांडो ऑपरेशन होता है या कुछ होता है तो मीडिया बढ़ चढ़ के दिखाने लगती है, ये देखिए हमारे कमांडो जा रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ा कार्रवाई होने वाला है। इसी में वो लोग भाग जाते हैं। वहाँ पर पत्रकारों को, वहाँ पर लोकल पत्रकार भी इसमें बहुत गलत भूमिका निभाते हैं सब हमारी सूचनाओं को लीक करने के लिए यहाँ पर। और जो भारत में करप्शन है, अगर केंद्र सरकार नक्सलियों को के प्रभाव से छुड़ाने के लिए आदिवासी इलाका में अगर स्कूल बनाती है तो साले सब ऐसा ही स्कूल बनाएंगे सब ठेकेदार सब की 2 महीना में गिर जाएगा स्कूल वहाँ पर। तो करप्शन लेवल जानबे करते हैं हम लोग। करप्शन को ख़त्म करने में हम लोग 86 रैंकिंग पर है। हद है भैया करप्शन हम लोग के यहाँ पे। हर चीज़ में भैया हमारे यहाँ पॉलिटिक्स। ये सरकार कहेगी कि हमारे यहाँ कम हमले हुए, ये कहेगी हमारे यहाँ कम हमले हुए। इतना भयानक इंडिया में पॉलिटिक्स है कि हम अभी आपको जो बता रहे थे इसमें हमने दोनों सरकार को शामिल किया था। 5 साल मनमोहन सिंह का भी, 5 साल मोदी जी का भी, क्योंकि फिर हमारा खींचने लगेगा सब वहाँ पे। तो ये हो गया इंडिया में पॉलिटिक्स। मतलब आप कुछ भी कीजिएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं से ले जाके आपको पॉलिटिक्स में जोड़ देगा सब। वो कहेगा कि हमारी सरकार में भैया तो जो सेना की है या जो सीआरपीएफ की है उनको श्रेय जाना चाहिए मुख्य रूप से। अब जो नक्सली हैं, बहुत से लोग नक्सली में चले जाते हैं तो उसको छोड़कर वो नक्सली को छोड़कर अपने हथियार को ले आके सरेंडर करते हैं। तो सरकार तो वादे बहुत बड़े बड़े कर देती है कि हम आपको पुनर्विकास के लिए घर देंगे, आपको नौकरी देंगे, आप हथियार जमा करके मुख्य धारा में मिलिए। तो लोग मिल भी जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें पेपर पे ही रह जाती है। ऑन रिकॉर्डेड है कि केवल 30% लोगों को पुनर्वास मिला है। अभी भी 70% जो नक्सलाइट छोड़कर आए हैं, अब बेचारों उनके लिए दिक्कत ही है, सरकार उनका सुन नहीं रही है और अब नक्सलाइट उनको खोज रहे हैं कि तू भाग के गया है, मार डालेंगे तुमको यहाँ पर। तो ये एक समस्या है। आप इनको तो छोड़िए भाई साहब, पुलवामा में जो शहीद हुए हैं लोग ना,
उनके बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे न्यूज़ पे कि उनको कुछ नहीं मिल पाया, जो वहाँ शहीद हो रहे हैं उनको मिल ही नहीं रहा है। तो ये नक्सल छोड़ के आए, इनको कौन उतना ध्यान से देता है यहाँ पर। इसके बाद भी क्या होता है कि जो नक्सली छोड़ कर आते हैं, बहुत बार जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट गार्ड पुलिस है वो क्या करती है, उन्हीं नक्सलियों को फिर से हथियार देकर पुलिस में शामिल कर देती है और अग्रिम पीढ़ी में उसको रख देते हैं सब। अब वो सोचते हैं कि भाई हम वो बलि का बकरा बना रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है, ये रियल घटना है कि नक्सली छोड़कर मुख्य धारा में आए थे, लेकिन यहाँ उतनी सुविधाएं जो सरकार ने कहा था नहीं मिल पाया, तो वो फिर लड़ाई पे भी गए। अब पुलिस के साथ लड़ रहे थे और बीच में जाके वो नक्सलियों से मिल गए, तो ये बहुत घातक हो गया। तो हमारे सामने इन नक्सली जो समर्पण कर रहे हैं ना, उनके प्रति हमारे लिए सांप छछूंदर का स्थिति है। हम 100% बिलीव करें तो कैसे करें? आप खुद सोच सकते हैं 100% आंख बंद करके बिलीव उन पर कर नहीं सकते। हालांकि नक्सलियों की समस्या को समाधान करने के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। राजनाथ सिंह ने समाधान योजनाओं को चालू किया। ये समाधान योजना 8 सूत्री कार्यक्रम है, जिसके तहत वहां पर स्मार्ट लीडरशिप को देना है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनानी है, ट्रेनिंग देना है, सर्विलांस को रखना है, ये सारी चीज़ों को करना है। इसी के तहत वहाँ पे अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं, कनेक्टिविटी के लिए पुल बनाया जा रहा है। अब नक्सली क्या करते हैं, इन्हें तोड़ देते हैं। तो जनता का मतलब जो लगाव है नक्सलियों के प्रति वो भी टूट रहा है कि भैया ये सड़क तो हमारे लिए, पुल तो हमारे लिए। वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, बिजली की सुविधा, मोबाइल टावर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो लोग मुख्य धारा में मिल सके और नक्सलियों से दूरी बनाए सके। यहाँ पर सरकार ने भी वहाँ पर स्कूल खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं। अब नक्सलाइट कहते हैं वहाँ मत जाओ, सरकार को भी करना चाहिए। जिस तरह से एक मतलब हम लोगों ने वैक्सीन लगाने के लिए एक उम्र की श्रेणी बनाया है ना कि 45 से 60 वालों को, 60 से ऊपर वालों को, जितने विदेशों में हमने वैक्सीन मतलब निर्यात किया है वहाँ पे, अगर उससे कुछ ही वैक्सीन की मात्रा में हम लोग आदिवासियों को वैक्सीनेशन कर सकते हैं, इससे कि हम उनका दिल जीत सकते हैं कि देखो भैया भारत में एक ऐसी भी स्कीम है कि नहीं आदिवासियों को भी वैक्सीन लगेगी। तो इससे क्या है कि उनका एफेक्शन तोड़ना है, नक्सलियों के प्रति उनका जो स्नेह है उसे तोड़ना है कि नहीं सरकार हमारा भी ख्याल रख रही है। नक्सलाइटों को तो वैक्सीन उनके पास कहाँ से आएगा, तो सरकार इन्हें भी दे सकती है। हालांकि हमारा संविधान जिस हिसाब से लिख कर गया है, इसमें नक्सली समस्या कभी उभरने ही नहीं देता। संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में SC ST यानी जनजातियों के लिए कहा गया है कि एक अलग से ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी पंचायती राज की तरह ही लागू होगा, लेकिन वो अपने क्षेत्र की स्थितियों के हिसाब से नियम कानून बना सकता है। अब आदिवासियों का रहन सहन, पहनावा वो अलग होता है, उन्हें आप भारत की मुख्य भूमि से या मुख्य कल्चर से जोड़ के देखेंगे तो उतना सुटेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आप उसका पूरी तरह से सुटेबल समाधान भी नहीं कर सकते। तो भारत सरकार को भी इमीडिएटली सख्ती से अनुसूची 5 को लागू करना चाहिए, जिससे कि ये समस्या का त्वरित समाधान हो सके। लेकिन बैकडोर से सख्ती भी जरूरी है। हमारे CRPF के लिए भी स्पेशली हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए ताकि वो वहां से अटैक कर सके जंगल में। हालांकि हर जगह हेलीकॉप्टर सक्सेस नहीं होंगे, जहां घने जंगल है वहां नहीं होंगे, लेकिन हाँ मनोवैज्ञानिक दबाव वहां पे जरूर बनेगा। उनके मूवमेंट पे हम नजर रख सकते हैं, बहुत लंबी दूर पे नहीं भाग सकते वहां पर। और हेलीकॉप्टर्स में जो गन लगे होते हैं इनका रेंज ज्यादा होता है, ये काफी हाइट पे उड़ते हैं, यानी ये एक जगह खड़े भी रहेंगे तो नक्सली उन्हें मार नहीं सकते, क्योंकि नक्सलियों का रेंज 400 मीटर होता है। हेलीकॉप्टर को 1000 मीटर के ऊपर रख दीजिए तो ये मार ही नहीं सकते उनको। स्टिंगर या ईगला मिसाइल से मारेंगे तो फिर सेना आ जाएगी वहां पर, तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे। हेलीकॉप्टर से अटैक करने का सबसे बड़ा फायदा है ना, इनमें बुलेट्स बहुत ज्यादा आती हैं, साथ ही इनमें रॉकेट भी लगा सकते हैं जब कभी भी हमें ज्यादा बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय करना है। इसमें गोलियां इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि इतनी गोलियां तो कभी एक बंदूक में जाएगी नहीं, वरना बंदूक भारी हो जाएगा। और हेलीकॉप्टर को भारी से क्या मतलब, तो मशीन उड़ा रहा है, इसमें इसकी गोलियों के रेंज भी ज्यादा होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इतने हैवी एमुनेशंस को लगाए जाते हैं। और दोनों साइड में गन होते हैं, इस साइड भी और दूसरे साइड भी। यहाँ ध्यान देंगे, इसके इस साइड भी गन है और इस साइड में भी गन है, दोनों से। इधर सिंगल बैरल है और इधर मल्टी बैरल गन है, दोनों साइड से मतलब गन लगा के इसमें हम लोग ज्यादा हमला कर सकते हैं, किसी बड़े एरिया को आराम से हमला कर सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स का अगर फ्यूल प्रॉब्लम होगा बीच में तो कहीं पे भी लैंड करा के और आराम से इनमें रिफ्यूलिंग किया जा सकता है। अगर एयर रिफ्यूलिंग नहीं है तो कहीं पे भी ड्रॉप करा के हम लोग वहां पे रिफ्यूलिंग करा सकते हैं ताकि इसका रेंज और भी बढ़ जाए। देखिए इनकी जो फायरिंग रेंज होती है बहुत लंबी होती है, ये दूर तक में फायर कर सकते हैं। इनका 2-3 किलोमीटर यानी 3 से 4000 मीटर मारक क्षमता होती है, जबकि नक्सलाइट के पास जो भी हथियार है वो केवल 400 मीटर मार सकते हैं। और इन लोग का रेंज बहुत लंबा होता है और 1 सेकंड में 20 गोली मारती है। 1 सेकंड में 20 गोली मारेगी, बचने का सवाल पैदा नहीं होता है। ये लोग अगर नक्सलियों के ऊपर खड़े भी हो जाते हैं हेलीकॉप्टर से तो इनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हेलीकॉप्टर कम से कम उड़ेगा तो 2000 मीटर पर, समझिए 2000 मीटर पर, और नक्सलियों की गोली
उड़ने की क्षमता जो है अधिकतम 400 मीटर है, यानी उससे भी 5 गुना ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर है। तो ये उन्हें नहीं मार सकते, लेकिन जब वो ड्रॉप करेंगे, बम ड्रॉप करेंगे, गोली मारेंगे तो वो आ सकता है, क्योंकि उनके पास मशीनरी ज्यादा है, उनका हथियार बड़ा है, क्योंकि उन्हें लोड का कोई टेंशन नहीं है। जैसे आप छत के ऊपर, कुतुब मीनार के ऊपर ईंटा नहीं फेंक सकते, लेकिन ऊपर से नीचे ड्रॉप करा सकते हैं ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो हम ये सारी मशीनरीज का यूज करना चाहिए नक्सलियों के खिलाफ, न कि अपने फौजी के जो हमारे कोबरा कमांडो है, सीआरपीएफ वाले हैं, इनको ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट झोंक दें वहां पर। जब हमारे पास A to Z अवेलेबल है तो हम लोग उसका यूज करना चाहिए हम लोग को। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नक्सली जो है वो भारत के ही हैं, हम उनके ऊपर इतने बड़े खतरनाक हथियार यूज नहीं कर सकते। अजीब हाल है भाई, एक बकरा को काटना है तो बड़ा चाकू से काटो, चाहे छोटा चाकू से काटो, तो मरेगा तो बकरा ही नहीं। यहाँ पे तो छोटा हथियार से मारने से मतलब क्या, धो बढ़िया से। और इन हेलीकॉप्टर को नक्सली नहीं मार सकते, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर को मारने के लिए हथियार आएगा ईगला रॉकेट लॉन्चर होता है जो मारा जाता है। और जहां इन नक्सलियों ने रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को गिराया, नक्सली से इनका दर्जा मिल जाएगा आतंकवादियों का। और जब आतंकवादी का दर्जा मिल जाता है तो कोई नियम कानून काम नहीं करता है, धो फिर ससुरों को जैसे मन है वैसे। हेलीकॉप्टर के यूज से ये फायदा होता है कि इनका रेंज काफी दूर होता है और दुश्मन की किसी भी एक्टिविटीज को ये आराम से नजर रख सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर दुश्मन का कोई भी जो हथियार है वो 400 मीटर मार सकता है, और हेलीकॉप्टर हमेशा 2000 मीटर की ऊंचाई पे होता है। और इनका गन की रेंज ज्यादा होती है, और क्योंकि ये पूरी तरह उसी पे सेट होता है, और ये कहीं पे आके अटैक कर सकते हैं, बम्बार्डमेंट कर सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ा चीज क्या है कि इनके बम्बार्डमेंट में अगर हम केमिकल्स वगैरह का यूज करें तो और भी घातक हो सकता है। जैसे ये जहां पे बम्बार्डमेंट करेंगे वहां तो बम्बार्डमेंट ठीक ही है, बट उसके बारूद के साथ अगर हम कुछ बेहोश होगा वाला जो ऐसा केमिकल मिला दे जिससे कि लोग, मतलब जो वहां के नक्सलाइट हैं वगैरह, वो बेहोश हो सके, तो जो डायरेक्ट एरिया हीट होगा उनका, वो तो ससुरे मरेंगे वहां पर। बाकी के एरिया पर हम लोग एक बहुत बड़े एरिया पे अपना डोमिनेंस कर सकते हैं कि इस एरिया में कोई भी आएगा तो इतना ना गैसे हुआ है यहाँ पे, जहरीला टाइप का गैस, कि इस एरिया में आते वो लोग निश्चित हो जाएंगे। वर्तमान में हमारे पास कोई भी हमलावर ड्रोन नहीं है, हमारे पास केवल सर्वेलांस ड्रोन है, जो सबसे बड़ा हमारे लिए कमी की बात है। हमें नक्सली ऑपरेशन के लिए ड्रोन की जरूरत है। तालिबान आतंकवादियों को अमेरिका ने बिना जमीन पर उतरे ड्रोन से ही मार के खत्म किया था, तो ये ड्रोन का यूज हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हेलीकॉप्टर या ड्रोन में हम थर्मल कैमरे का भी यूज करके जंगलों में रात के वक्त में अच्छे से निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि नक्सल वगैरह जो होते हैं ना रात के समय में जंगलों में भाग जाते हैं। जैसे भाग रहा है यहाँ पे, इसको लग रहा है यही तेज बन रहा है, इसके ऊपर आराम से ड्रोन व्यू से नजर रखा जा सकता है। कहाँ कहाँ भागेगा ये इसके शरीर का टेम्परेचर पकड़ता है थर्मल कैमरा। अब ये अपने टेम्परेचर को नहीं छुपा सकता है, कहीं भी भागेगा ये कितना भी घना जंगल में तो वहां दिख जाएगा, और वहीं से डायरेक्ट टारगेट किया जा सकता है। और ये उस ड्रोन पर, अटैक ड्रोन पर या हेलीकॉप्टर पे ये चाह के भी हमला नहीं कर सकते। जैसे सड़क के अंदर घुस गए जंगल में, इनको खोजना काफी मुश्किल हो जाता है और वहीं से ही अचानक हमला कर देते हैं। इनकी संख्या भी आराम से बखूबी पता की जा सकती है कि कितनी संख्या है यहाँ पर, उस हिसाब से हमारी तैयारी भी हो जाएगी और इसे घेरने के लिए पूरा प्लान बन सकता है। बख्तरबंद गाड़ियां, हालांकि बख्तरबंद गाड़ियां हैं हमारे पास, लेकिन पर्याप्त संख्या में नहीं है। आप देखिए, अगर हमारे पुलवामा में जो सैनिक जा रहे थे, अगर वो बख्तरबंद गाड़ी में जाते तो उतना बड़ा ब्लास्ट नहीं होता। लेकिन ये गाड़ियों की भी अपनी सीमा है, जंगल के अंदर ये नहीं घुस सकते हैं वहां पर। और इसके और यहाँ पर, और रही बात पारा SF कमांडो या जो स्पेशल फोर्सेज है, तो इसके लिए अब कोबरा के साथ साथ स्पेशल कमांडोज को भी लाना चाहिए, जो पूरी तरह से वेल ट्रेंड है ऐसे ऑपरेशन को करने के लिए। और अभी जो टेक्नोलॉजी देखिए, नक्सलाइट जो है सब वो प्रकृति नेचर का फायदा उठा के छुप रहे हैं, तो उन्हें ढूंढने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना पड़ेगा। हमारे पास रडार है, हमारे पास थर्मल इमेजिंग कैमरा है, वो कितना भी छुप जाएंगे ना, थर्मल इमेजिंग कैमरा उन्हें पकड़ लेगा, क्योंकि वो हीट को पकड़ता है, टेम्परेचर को, टेम्परेचर में आराम से पकड़े जाएंगे। वहाँ आप मोशन डिटेक्टिव चिप लगा सकते हैं कि वहाँ कहीं भी हलचल होगा तो बता देगा कि यहाँ पे हलचल हो रहा है, इस टाइप का। तो टेक्नोलॉजी का हम जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, नक्सलियों पर हम भारी पड़ेंगे, क्योंकि नक्सली इस तरह के जंगल में घुस जाते हैं। यहाँ आप अगर उनको पैदल पैदल खोजेंगे, पता चला कोई एक तो पेड़ पर बैठा है, कोई इधर है कि इधर है, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। तो हमें क्या है कि अलग अलग जगह पे कहीं कैमरेज वगैरह टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों का यूज करेंगे तो ही हम उनसे जीत सकते हैं। वरना हालांकि नक्सलियों को भी देखिए, वो जब भी हमला करेंगे तो अप्रैल से जून के महीने में, पतझड़ के समय, ताकि उनको भी हमारी सैनिकों के मूवमेंट नहीं दिख पाते हैं सब। और अभी के वक्त में तो जासूसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, नक्सलियों की इंटेलिजेंस का होना जरूरी है। हमारे खुद के जवान नक्सलियों में होने चाहिए, जो उनके हर एक चीज़ों की सूचना दे सके। तो इस तरह की हमारे पास अगर रहेगा, और ऊपर से सैटेलाइट निगरानी,
आजकल सैटेलाइट बहुत एडवांस आ गए हैं, वो ज़मीन के अंदर क्या है ये पता कर ले रहे हैं, तो ससुरा जंगल में कौन छुपा है ये कैसे नहीं पता चल पाएगा। देखिए दरअसल नक्सलाइट जो है वो कम्युनिस्ट की एक विचारधारा है। जर्मनी के एक फिलोसफर थे कार्ल मार्क्स, इन्होंने तो खुद कभी जीवन में एक गोली नहीं चलाई, लेकिन इनकी लिखी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने पूरी दुनिया में गोली चला दी। इन्हीं की विचारधारा को हम कम्युनिस्ट कहते हैं। तो जो मार्क्स की कम्युनिस्ट को मानते हैं उन्हें कहते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट। अब रूस में आया एक लेनिन, तो उसने एक अपनी अलग विचारधारा रहा, तो लेनिनिस्ट हो गया। उसी में आया स्टालिन रूस में, तो उसकी कम्युनिस्ट की विचारधारा अलग थी, तो वो एक स्टालिन हो गया। चाइना में आया माओ, तो माओ की कम्युनिस्ट धारा अलग थी, तो उसे माओइस्ट कहा गया। और इन्हीं माओ की विचारधारा से प्रेरित है नक्सलाइट। तो कम्युनिस्ट जब समझेंगे तो कम्युनिस्ट में भी हम अब समझ जाएंगे कि मार्क्सवादी क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, लेनिनिस्ट, नेपाल में अभी लेनिनिस्ट है, स्टालिन क्या था, माओ क्या था, नक्सल था। इसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे। कम्युनिस्ट की जितनी भी शाखाएं हैं उसे समझा देंगे। पिछले 20 दिनों से देखे होंगे आप कोई वीडियो नहीं आ रही होगी। एक्चुअली हम थोड़ा सा बिजी थे एजुकेशन सिस्टम को लेके कि हम कुछ टीचरों की टीम बना रहे थे और उन्हें हम गांव-गांव तक भेज रहे थे, ताकि छोटे से छोटे बच्चों को भी वेल ट्रेन किया जाए, ताकि वो जब बड़े लेवल पे आए तो उनको एक मतलब एक लेवल मिल सके कि हाँ ये पढ़ाई का लेवल है। तो कुछ टीचरों को रिक्रूट करना फिर उन्हें भेजना, तो एक काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। और आप लोग के लिए भी मतलब कि कैसे शिक्षा को मतलब सस्ता किया जा सके, यही सब को लेके थोड़ा सा हम लोग व्यस्त थे, इसलिए 20 दिनों से कोई वीडियो नहीं आया था। इसके लिए सॉरी भाई, वो भी ज़रूरी है, जैसे आप लोग के लिए ज़रूरी है वैसे छोटका बचवा सबके लिए भी तो ज़रूरी रहता है। खैर अब वो सब कामों को कर लिए। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।